नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज आपने अपनी प्रारंभिक परीक्षा दे दिया है और प्रश्न पत्रों को अगर देखा जाए, चाहे वो जीएस का हो, सीसेट का हो, तो पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी अच्छा, बहुत चर्चित जो टॉपिक, जो हमने एक अनुमान लगाया होगा कि इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, उन्हीं टॉपिक से लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपके मन में एक संदेह आ रहा होगा कि आखिर इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, मतलब क्या वो मार्क्स होंगे जिसके बेसिस पर हम आगे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए प्रीलिम्स में आपको सीसेट के पेपर को क्वालिफाई करना पड़ता है और जो जीएस का पेपर होता है उसके आधार पर मेरिट बनती है। तो जीएस में अगर हम मेरिट देखें, प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने के पश्चात, अगर इसका पूरा मूल्यांकन करने के पश्चात अगर हम देखें, तो इस प्रश्न पत्र में जनरल कैटेगरी के जो बॉयज होंगे उनके लिए 55 से 60 के बीच में अगर वो नंबर लाते हैं या उनके क्वेश्चन सही होते हैं, यानी नंबर के आधार पर देखेंगे तो 110 से 120 के बीच में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए आप 5 नंबर घटा सकते हैं, यानी 50 से 55 में फीमेल कैंडिडेट। और अगर ओबीसी के लिए देखेंगे तो अराउंड 50 टू 55, 50 से 55 यानी 100 से 110 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो ओबीसी के आगे बढ़ने की संभावना है, मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई हो सकते हो कैंडिडेट। एससी एसटी में अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी में लगभग आप 45 से 50 के बीच में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एसटी में चले तो लगभग आप 40 के आसपास अगर आपके सही होते हैं तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं। जैसा कि जनरल महिलाओं मैंने बताया 50 से 55, ठीक। उसके बाद अगर आप ओबीसी में देखते हैं तो वही 45 से 50, और अगर एससी महिलाओं में देखते हैं तो लगभग 35 के आसपास, 35 से 40 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अब जो सबसे खास बात है कि जब हम तैयारी कर रहे थे और मैंने आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज भी चलाई थी, तो उस दौरान मैंने आपको संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताए थे और उस टॉपिक के बेसिस पर ही मैंने आपसे कहा था कि जो प्रश्न है वो इन जगहों से आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि चार्टर एक्ट से प्रश्न पूछ सकता है, संविधान संशोधन से प्रश्न पूछ सकता है ना, राष्ट्रपति और जो भाग 5 और भाग 6 वहां से प्रश्न पूछ सकता है। तो लगभग हमारा अनुमान सही गया और लगभग वहीं से प्रश्न आए हैं। मैं आज इस जो हमारा ये जो सेशन है, इसे मैं आपको संविधान से पूछे गए प्रश्नों का की व्याख्या, मतलब उसके आंसर क्या सही होंगे उसके बारे में हल्की चर्चा करते हुए बताता हूं, ताकि आपको एक अनुमान लग जाए कि संविधान खंड के प्रश्न आपके कितने सही हैं। जैसा कि प्रश्न पत्र का अगर विश्लेषण करें, मेरे हाथ में एक प्रश्न पत्र है, तो अगर हम इस प्रश्न पत्र का विश्लेषण करें तो लगभग 12 प्रश्न, मतलब 11 तो आपका संविधान से और एक पंचायती राज से, छत्तीसगढ़ के सेक्शन से हालांकि उसमें प्रश्न पूछा गया है, तो वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें अगर हम सबसे पहले, मेरे हाथ में एक पेपर है, क्वेश्चन पेपर, ये सेट बी है। इसके अनुसार अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन दिखाई देता है, क्वेश्चन नंबर 21 से इसमें चालू होता है आपका जो पेपर है। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, सबसे जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो चार्टर एक्ट के संदर्भ में है कि चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है, कहता है ना, क्या सही नहीं है, व्हाट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। अब पहला बोलता है इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर के प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की, मतलब ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार स्वतंत्रता दी जाती है, ये तो सही है। सेकंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश इंडिया जो है के शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया गया, सही बात है। जो क्राउन्स का जो रूल होता है, वो सोवरेनिटी जो होती है वो स्टैब्लिश होती है इससे, तो ये भी सही है। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त किया। जो इसमें जो सी ऑप्शन है, आप देखें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार था, ट्रेड मोनोपोली जो थी, वो 1813 में समाप्त किया गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से 1833 में समाप्त होता है, जब उसके चीन के साथ चाय और अफीम के व्यापार को भी समाप्त किया जाता है। तो इस लिहाज से यहां पर चाय का व्यापार भी समाप्त किया गया बोल रहा है, और कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, इसलिए इसमें आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, दूसरा है संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ठीक है, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या सही नहीं है। अब देखें, इसमें पहला बोलता है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, बिल्कुल सही है। हमारी संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत हुआ
उसके चुनाव कंप्लीट हुए आपका जुलाई अगस्त 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक। दूसरा कहता है इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष। अब यहां पर देखिए दो शब्दों को जोड़ दिया है, एक बार में लगेगा प्रथम पढ़ करके हमको लगेगा कि यही सही है, प्रथम स्थायी अध्यक्ष बोलता है। याद रखें, प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और वो अस्थायी थे। स्थायी अध्यक्ष जब भी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही होंगे, इसलिए दूसरा वाला क्या है आपका गलत होगा। ठीक। उसके बाद बोलता है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से क्या सही है पूछा है ना, 1 और 3 सही होगा, तो आंसर होगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो आप देखें, इसका सही उत्तर है 61वां संविधान संशोधन 1989, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। क्योंकि आप देखें 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने श्री राजीव गांधी जी, 89 तक 89 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान बहुत सारे ऐसे आरोप लगे जिससे उनकी राजनीतिक छवि थोड़ी सी धूमिल हो रही थी। अब 1989 में जब चुनाव लड़ना था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो टीनेजर्स हैं अगर वो वोट डालें तो उनकी पैठ, क्योंकि काफी हैंडसम और स्मार्ट दिखते थे राजीव गांधी जी, तो उन्हें लगता था कि कम से कम ये जो वोटर्स हैं वो मुझे जरूर वोट करेंगे। और इसीलिए, लेकिन वोट देने की जो आयु है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में बताई गई थी वो तो 21 ईयर्स थी। इसका मतलब वो वोट तब दे पाएंगे जब इस आयु सीमा क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज को घटाना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो इसका आंसर होगा ए। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर इस तरीके से होगा। एक अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग्स। अब देखिए इसमें एक तरफ आपका फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके आर्टिकल्स दिए गए हैं। जैसे पहला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 29, 30, 29 और 13 बताया गया है, तो ए में 4 आएगा। फिर उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका आर्टिकल 32 में बताया गया है। आर्टिकल 32 यानी बी में क्या आएगा आपका 3 आएगा, मतलब ए में 4 बी में 3। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 से बताया गया है, यानी सी के नीचे क्या आएगा आपका 2 आएगा। अब देखिए ए और डी में लगभग वैसी चल रहा था, है ना, लेकिन सी में 1 आ गया, यहां पर 2, तो 2। ठीक। और उसके बाद से आपका समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18 है, यानी समानता का अधिकार मतलब डी में क्या आ जाएगा 1। तो इस हिसाब से अगर हम मैच करेंगे तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है या है? ठीक है, कथन है, पहला मतलब कूट है, इसमें पॉइंट्स है। पहला है संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का गठन किया गया। बिल्कुल सही बात है। 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके पहले हमारे देश में केवल 2 ही स्तर पर सरकारें थी, केंद्र और राज्य। लेकिन 73वें और 74वें से केंद्र में और राज्य के बाद फिर जिला स्तर की सरकारों का गठन होता है, यानी त्रिस्तरीय सरकार का गठन किया गया, ये सही है। दूसरा कहता है कि यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऐसा नहीं है। तीसरा है 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। 74वां संविधान संशोधन विधेयक जो है, मतलब अधिनियम जो है हमारा, ये मान्यता प्रदान करता है किसको? आपका नगरीय निकायों को। इसलिए दूसरा और तीसरा दोनों गलत हो जाएंगे, केवल पहला सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा केवल 1 यानी सी। सी इसका सही होना चाहिए। अब आयोग क्या लेता है ये भी देखने की जरूरत है। चलिए तो अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो सबसे पहले तो देखें कि भारत का पड़ोसी राज्य है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के 4 राज्यों से जुड़ती है। एक आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों से जुड़ेगी। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जमीन है उसको लेकर के काफी लंबा चौड़ा विवाद था, सीमा क्षेत्र विवाद था। और इसको लेकर के दोनों के बीच में इस विवाद का निपटारा करने के लिए एक समझौता हुआ जिसको LBA या लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट
है ना, सीमावर्ती भूमि समझौता कहा जाता है। यह हुआ 16 मई 1974 को, यह समझौता हुआ। इस समझौते को लागू करने के लिए, इस समझौते के अंतर्गत पहले क्या हुआ कि समझौते के अंतर्गत यह तय हुआ कि भारत अपनी कुछ जमीनें किसको, एनक्लेव जो है उसके जो क्षेत्र है वो किसको दे देगा, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश कुछ क्षेत्र किसको देगा, भारत को देगा, और सीमा विवाद का निपटारा हो जाएगा। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता थी। वर्ष 2015 में जो 100वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से बांग्लादेश के साथ जो सीमा विवाद था या जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था उसको इंप्लीमेंट किया गया। और इसके तहत भारत ने क्या किया कि भारत ने अपने 111 क्षेत्र जो थे वो बांग्लादेश को दिए और 51 लिए। अब इसको ध्यान में रख करके अगर आप इसको समझेंगे तो ये कहता है कि 51 अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, मतलब भारत ने 51 दिया और बांग्लादेश से हमने 111 लिया, जबकि इसका ये गलत है। इसका उल्टा हुआ था कि भारत ने अपने 111 गांव दिए थे, एनक्लेव्स दिए थे, और वहां से 51 लिए थे। और क्या सही नहीं है तो ये पहला ही ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके बाद जब पहला गलत हो गया तो दो बाकी सही होंगे। वैसे भी भारत में इसके अंतर्गत दूसरा ऑप्शन है कि 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्रों का सीमांकन किया गया, सही है। इसके तहत 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए, बिल्कुल 4 जो राज्य होंगे उन सब के भूभाग में क्या होंगे, बदलाव आएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, इसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो एक बात देखें कि हमारे देश में राज्यों का जो गठन था वो भाषाई आधार पर किए जाने की मांग की जा रही थी और लगातार मांग की जा रही थी। और जब हम स्वतंत्र हो गए और जब हमारी पहली निर्वाचित सरकार बन गई यानी 1952 में, तब भाषा के आधार पर जो तेलुगु भाषी थे उनके लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर के पोट्टी श्री रामुलु जो कि एक किसान नेता थे, वो 56 दिन के आमरण अनशन मतलब 56 डेज के हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए और 56वें दिन उनकी मृत्यु भी जाती है। इससे घबरा करके सरकार ने फिर तय किया भाई चलो भाषा के आधार पर राज्यों गठन कर देते हैं और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित कर दिया जाता है। अब जैसे ही एक राज्य को आपने भाषा के आधार पर बना दिया तो बाकी राज्य भी भाषा के आधार पर राज्यों गठन की मांग करेंगे और बाकी जब राज्य मांग करेंगे, इसलिए आवश्यकता थी कि बाकी भाषा के आधार पर कितने राज्यों गठन करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसकी सिफारिश हो और उस सिफारिश के आधार पर ही राज्यों गठन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने 1953 में ही भाषा के आधार पर राज्यों गठन होना चाहिए नहीं होना चाहिए और होना चाहिए तो कितने राज्यों का गठन होना चाहिए इसकी सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन किया जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये त्रिसदस्यीय था। इट वाज कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स जिसके एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है, इसलिए इस राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। और 2 सदस्य थे, एक हृदयनाथ कुंजरू HN कुंजरू और एक आपका KM पणिक्कर, ये 2 सदस्य थे। और यहां कहता है कि इसमें कौन शामिल नहीं था तो फजल अली अध्यक्ष हो गए, पणिक्कर और कुंजरू सदस्य हो गए, यानी पट्टाभी सीतारामैया इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन यानी डिस्क्रेशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो प्रिय अभ्यर्थियों एक चीज समझिए कि जब हमारा देश बना ना, तो जब देश बन रहा था तो जब राज्यों का एकीकरण किया जा रहा था तो आप सब जानते हैं कि राज्यों का एकीकरण करने यानी उनको भारत में मिलाने में कितनी ज्यादा परेशानी आई थी। तो जब देश बना और जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो राज्यों को स्वायत्तता तो दी गई, मतलब उनको ऑटोनॉमी दी गई, उनको सशक्त किया गया, लेकिन वित्तीय मामलों में उतना सशक्त उनको नहीं किया गया ताकि वित्तीय संसाधन ही बहुत ज्यादा अगर होंगे तो केंद्र की बात ही क्यों सुनेंगे। और केंद्र का नियंत्रण रहेगा तभी क्या होगा, देश एकजुट रह सकता है उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से। और इसी वित्तीय संसाधन की कमी करते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्त प्राप्त करने ने पैसे कमाने के अधिकार दिए, टैक्सेशन का पावर दिया, बट बहुत ज्यादा वो जो टैक्सेशन के पावर है उससे राज्य सरकार को बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती। राज्य सरकार को हमेशा केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है क्योंकि जो हैवी टैक्सेशन पावर जो है या जो ज्यादा टैक्स से कमाई हो तो सारे केंद्र सरकार के पास में ही है।
अब इस तरीके से राज्यों को हमेशा वित्त की आवश्यकता होती है, पैसों की सहायता की आवश्यकता होती है, और यह सहायता केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार यह सहायता दो तरीकों से कर सकती है, एक ऋण के रूप में लोन प्रदान करके, ठीक, केंद्र सरकार लोन प्रदान करके कर सकती है। आर्टिकल 293 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को ऋण प्रदान करती है, या राज्य सरकार केंद्र सरकार से ऋण ले सकते हैं 293 के तहत। और इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान भी देती है, ग्रांट्स भी देती है। ऐसे अनुदान या ऐसे पैसे जिनको आपको लौटाने की आवश्यकता ना हो, वो अनुदान है। तो राज्य सरकार क्या कर सकते हैं, मतलब केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है, मतलब पैसे देती है, उनको राज्यों को लौटाने की आवश्यकता नहीं होती, और एक ऋण देती है 293 के तहत। जब केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है तो दो प्रकार के अनुदान देती है। एक, जब केंद्र सरकार को लगता है कि भाई राज्यों को यहां पर विकास करने के लिए अनुदान चाहिए, तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक अनुदान देती है। दूसरा, केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है जब वित्त आयोग सिफारिश करे कोई सार्वजनिक कार्य करने के लिए। जब केंद्र सरकार राज्यों को अपनी इच्छा से अनुदान देती है कोई विकास कार्य करने के लिए, तो उसको विवेकाधीन अनुदान या डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स कहा जाता है। लेकिन जब केंद्र सरकार राज्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या लोगों के लिए, जनता के काम करने के लिए जब अनुदान देती है, तो वो उसके लोक प्रयोजन, है ना, यानी पब्लिक ग्रांट्स के अंतर्गत आते हैं, और वो आर्टिकल 282 में है। इस तरीके से प्रश्न पूछता है कि विवेकाधीन अनुदान किसमें है, तो आर्टिकल 275 डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 282 केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है, ठीक है, लेकिन वो योजना आयोग की सलाह पर, अब योजना आयोग नहीं तो नीति आयोग की सलाह पर दे सकती है। आर्टिकल 281 जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है, उसकी सिफारिश जब वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति वित्त आयोग को आदेश दे सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट को संसद में रखा जाए। तो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को आदेश देने की शक्ति कि वो अपनी रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखे, ये 281 में है। और आर्टिकल जो 228 है, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, हाई कोर्ट से संबंधित मामला है। इसमें जो लोअर कोर्ट, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कुछ मामले होते हैं, वो हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया सकते हैं। खैर, प्रश्न पूछा है कि विवेकाधीन अनुदान किसमें, तो आर्टिकल 275 यानी ए इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है, पूछा है क्या सही नहीं है ना, व्हाट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब पहला कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है, सही बात है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, 53 में उसकी कार्यपालक शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर्स, 54 में उसका निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज है, और 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया है, तो ए तो सही है। बी कहता है किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के समय 50 प्रस्तावक 50 समर्थक की हस्ताक्षर सूची, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी उम्मीदवार खड़े होता है तो उसको 50 प्रपोजर्स प्रस्तावक और 50 सेकेंडर्स यानी अनुमोदक की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और विधायकों का जो मत मूल्य होता है, वोटों का जो मूल्य होता है, वो बिल्कुल सही है। अलग अलग राज्य की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश के विधायक जाते हैं तो एक विधायक का मत मूल्य 208 है, ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग होगा। छत्तीसगढ़ का एक विधायक जाता है 129 है, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है, और जो कि 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से यह व्यवस्था करा दी गई थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वैल्यू ऑफ वोट्स होंगे उनको कैलकुलेट करने के लिए जो पॉपुलेशन का सैंपल साइज लिया जाएगा वो 1971 के पॉपुलेशन पर स्टैंड करेगा। 42 को फिर आपका रिन्यू कर दिया गया 84 से, ठीक है ना, 84 से, और ये 2026 तक ये था भी था। तो इस तरीके से ये जो तीनों ऑप्शन देखते हैं इसमें कोई भी गलत नहीं, इसलिए ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई सांसद किसी राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, या उसकी अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है। आप एक चीज देखें कि अगर कोई सांसद है और वो विधानमंडल का सदस्य भी निर्वाचित हो जाता है तो उसको 14 दिन के भीतर, 14 डेज के भीतर उसको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी 14 इसका आंसर होगा। अब बोलता है राज्यसभा सीटों के आधार पर
घटते क्रम में सजाएं, मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे अंत में सबसे छोटा। जैसे गुजरात, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा दिया है, तो सबसे ज्यादा इन 4 राज्यों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें जो है वो आपका कर्नाटक में है, ठीक है, 12। उसके बाद गुजरात में है 11, उसके बाद उड़ीसा में है 10 और उसके बाद केरल में है 9। इस आधार पर ऑप्शन सी जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। इसके अलावा एक प्रश्न जो है आपका वो पूछा गया है पंचायती राज से। क्वेश्चन कहता है कि छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है, मतलब कौन कौन सी चीजें सही है। तो पहली बात कहता है कि गठन जो है निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर के होता है, बिल्कुल सही है ना। 10 न्यूनतम 10 अधिकतम 35 सदस्यों क्या होता है, निर्वाचन होता है, सही है। लोकसभा के ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व पूर्णतः या अंशतः करते हैं जिले के भाग होंगे, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में है, यह भी सही होता है। मतलब लोकसभा के वे सदस्य पंचायत का सदस्य हो सकते हैं जिन मतलब उस जिले से जिला पंचायत के सदस्य होंगे जिस जगह से वो निर्वाचित हुए, जबकि राज्यसभा के लिए कोई निर्वाचन क्षेत्र तो होता नहीं, वो राज्य के होते हैं, तो वो उस जिले के होंगे जहां की मतदाता सूची में उनका नाम है। और चौथा कहता है लोकसभा के ऐसे सदस्य, राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। तो नगरीय क्षेत्र में पड़ेगा तो नगरीय प्रशासन का हिस्सा हो गया, वो किस में नहीं जाएंगे, पंचायत। मैंने चौथा क्या है गलत, 1 2 3 सही, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरीके से ये जो पूरा जो आज का प्रश्न पत्र थे उसमें संविधान खंड का पूरा विश्लेषण और पूरी व्याख्या और क्या सही आंसर हो सकता है। बस अब परीक्षा हमने दे दिया है, बहुत ज्यादा अब इसके बारे में नहीं सोचना है। कट ऑफ भी मैंने आपको बताया एक अनुमान है, इसके आधार पर आप अपने अगले चरण की तैयारी कर सकते हैं। कुछ भी रिजल्ट कुछ भी हो, किसी प्रकार का हो, नकारात्मकता में पढ़ना बिल्कुल सही नहीं है। आप अगले चरण की तैयारी शुरू कर दें। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।